बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, ये आज का जो हमारा सेशन है ये कल के पेपर के हवाले से है। जो हमारा कल का इंग्लिश का पेपर है, हमने इससे पहले भी पिछले साल भी आपके साथ सेशन किए थे, तो पेपर से एक दिन पहले हमारा सेशन होता है। तो इसमें आपको हम क्या करते हैं, पूरे पेपर का क्रक्स देते हैं, पूरे पेपर का जो है वो ओवरऑल रिव्यू देते हैं, और जो कल को आपको चीजें जो है वो क्या होती हैं, पेपर में हेल्पफुल होती हैं। और पिछले साल भी मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहा, तो इसलिए आप फिर दोबारा से बैठे हैं यहाँ पर हमारे सामने, और इस चीज को जो है वो हम दोबारा से जो है वो हमने इसको दोबारा से इसको स्टार्ट किया। तो आज जो है वो हम अपना पहला हिस्सा जो है वो स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, क्योंकि कल आपका पेपर है और पेपर में आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो हमने आज 20 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से एमसीक्यूज आएंगे, वो किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, आपने उनको कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, अगर पेपर में वो शफलिंग वाला हिसाब हुआ, एमसीक्यूज शफल होने वाला, तो आपके एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो चेंज हो सकती है, जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो सकता है। यानी जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है हो सकता है वो 20 हो, क्योंकि अगर शफलिंग हुई स्टार लगे हुए तो फिर किसी के पास 1 स्टार वाला होगा, किसी के पास 2 स्टार वाला, किसी के पास 3 स्टार वाला। तो अगर ना हुआ तो फिर सबकी सीरीज क्या होगी, सेम होगी। इसके बात का ख्याल रखने, आपसे जो एमसीक्यूज करेगा वो नाउन के बारे में नहीं करेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में नाउन के ऊपर एमसीक्यूज आपने सॉल्व किया था, ऐसा ही था। फर्स्ट ईयर में आपने जो पहले एमसीक्यूज हल किया था वो नाउन के हवाले से था। अभी भी इस बार भी ग्रामर के अंदर से, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर से जो नाउन का टॉपिक है और आर्टिकल का टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर में, यानी ग्रामर के अंदर से पार्ट ऑफ स्पीच में से आपने नाउन और आर्टिकल का टॉपिक जो है वो हटा देना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपके सिलेबस में शामिल है प्रोनाउन के हवाले से। जैसे उसने इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और ये पूछेगा द अंडरलाइन वर्ड इज डेश प्रोनाउन, डेश काइंड ऑफ प्रोनाउन आर डेश, पूछेगा ये क्या है, या ये पूछेगा ये प्रोनाउन की कौन सी काइंड है। ठीक है, अब ये देखने में अगर उसने यही पूछा कि अंडरलाइन वर्ड जो है इज डेश पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड जो है वो डेश पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप लिखेंगे इसको, ये सिंपली आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे डिटेल पूछेगा तो वो प्रोनाउन की काइंड पूछेगा। अब प्रोनाउन की काइंड में पर्सनल प्रोनाउन भी है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इंफेटिक प्रोनाउन भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये बहुत सारी प्रोनाउन की काइंड है, पोजेसिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इतना डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि इस किताब का लास्ट ईयर है, ये किताब नेक्स्ट सेशन में नहीं होगी। तो एग्जामिनर, मैंने आपको पहले बताया कि आपके पिछले साल वाला मॉडल पेपर सेकंड ईयर का, पिछले साल वाला सेकंड ईयर का एनुअल मॉर्निंग इवनिंग के 2 पेपर, वो मॉडल पेपर 3, फिर सप्ली का जो इंप्रूवमेंट का पेपर 2 थे, मॉर्निंग इवनिंग के 5, और फिर नया मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए हुए 6। तो ये 6 पेपर जो हैं वो आपने, इनका मिक्सचर होगा ये पेपर। कल आप देखेंगे ना, कल जब आप पेपर में बैठेंगे तो जिसने पिछले ये सारे पेपर हल किए ना, आज हम पिछले सारे पेपर हल करेंगे। जो पिछले 6 के 6 पेपर हो चुके हैं ना इस किताब के, वो हम सारे सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक तमाम क्वेश्चन हल करेंगे, ताकि आप कल जाके पेपर में बैठे तो वो उन्हीं क्वेश्चन का क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो फिर आप आसानी से उसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो पहला एमसीक्यूज आपका प्रोनाउन के ऊपर होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जितने पीछे तसलसल आए हैं, जितने पेपर हुए हैं, उनमें से किसी पेपर में भी इसने काइंड नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछे है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है, यानी सिर्फ जो है आइडेंटिटी पूछी है। तो आपने ध्यान में रखना है, आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ आइडेंटिटी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, तो प्रोनाउन की आपसे आइडेंटिटी पूछेगा। और अगर काइंड पूछे तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, और इंफेटिक भी इसी जैसा होता है। तो इंफेटिक में और रिफ्लेक्सिव में फर्क ये होता है कि इंफेटिक जो है वो आप वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंफेटिक प्रोनाउन होता है। और इसी प्रोनाउन को जब आप वर्ब के बाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो ये हमारे पास देखेंगे पहला एमसीक्यूज
वो किसी का पहला हो सकता है, किसी का 5वां हो सकता है, किसी का 10वां हो सकता है अगर शफल हो गए। नहीं दोस्तों, जो सीक्वेंस दिए हुए हैं, पिछले साल आपके एमसीक्यूज शफल नहीं हुए थे, यही बात है। जो हमने तरतीब से एमसीक्यूज किए थे पेपर में, वही तरतीब से उसी तरह से, और स्टेटमेंट भी नहीं बदली हुई थी, और स्टेटमेंट भी वही दी हुई थी उसने ना। तो इस दफा भी अगर उसने शफलिंग वाला ऑप्शन न रखा ना, तो फिर आपकी तरतीब यही होगी। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज आपका होगा कि वो आपसे पूछेगा एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पूछेगा? एडजेक्टिव के बारे में। किसी वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या पूछेगा? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपने उसको फिर आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने जुमले में देखना है जो वर्ड अंडरलाइन किए हुआ है, जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए है उससे पहले या उसके बाद में कौन से वर्ड है। अगर उसके बाद में नाउन है और जो अंडरलाइन वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव आपको हमेशा कहां मिलेगा? अगर नाउन के साथ किसी वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है तो वो क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं? ये डिस्क्राइबर होते हैं, ये प्रेजर होते हैं, ये तारीफ करने वाले होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन देने वाले होते हैं, ये किसी चीज की मीनिंग के अंदर जो है उसकी क्वालिटी बताने वाले होते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई बयान करने वाले होते हैं। तो ये अच्छाई या बुराई किसकी बयान करते हैं? किसी नाउन की या नाउन प्रोनाउन की। ऐसा ही है या नहीं है? अच्छाई या बुराई जो है वो किसी सब्जेक्ट की होगी ना, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की होगी। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपको एडजेक्टिव हमेशा कहां मिलेगा? नाउन के साथ। देखो ये हाउस क्या है? नाउन है, तो इसके साथ इसको अंडरलाइन किया है तो ये फिर क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो लफ्ज नाउन के साथ जुड़ा हो और उसको अंडरलाइन किया हो, वो देखने में कोई भी हो। देखो मैं अगर ये लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि हिज ब्रदर, क्या लिखता हूं? हिज ब्रदर। ये ब्रदर क्या है? और हिज देखने में नाउन नहीं है, देखने में एडजेक्टिव नहीं है ना, देखने में क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आप कहते हैं ना माय केप, क्या कहते हैं? केप तो नाउन है जी। तो नाउन के साथ जुड़ा हुआ जो भी वर्ड है, तो वो देखने में जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, ये पार्ट ऑफ स्पीच अपने काम की वजह से मुख्तलिफ नाम रखते हैं, वरना देखने में मोस्टली सारे क्या हैं? सेम वर्ड हैं। ये बार बार आप देखेंगे कहीं ये एडजेक्टिव होगा, कहीं ये जो है वो नाउन का काम करेगा, कहीं प्रोनाउन का काम करेगा। तो ये अपने यूज के लिहाज से, अब ये चूंकि नाउन के साथ यूज हुआ, केप नाउन है, इसके साथ यूज हुआ, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे आपका एमसीक्यू इस तरह से हल होगा। आपने ये देखना है कि इसके साथ कोई नाउन तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, आपने एक और बात देखनी है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आप देखो जो लफ्ज अंडरलाइन किया हुआ है उससे पहले कोई आर्टिकल तो नहीं लगा हुआ। अगर उससे पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव से पहले लगता है। किससे पहले लगता है? एडजेक्टिव से पहले लगता है। ठीक है, आप कहते हैं अ ब्यूटीफुल केक, ठीक है, द इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा, इसमें एक बात का और ख्याल रखना है, बस दफा नाउन से पहले दो वर्ड होते हैं, या तो वो दो एडजेक्टिव हो सकते हैं या एक एडजेक्टिव होगा और एक एडवर्ब होगा, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आएगा ही एडवर्ब पे। तो बार दफा ऐसे होता है कि आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। हर जगह देखें नाउन के साथ जुड़ा हुआ जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड है, या तो वो कोई दूसरा एडजेक्टिव है, अगर वो दूसरा एडजेक्टिव नहीं है तो फिर वो क्या है? एडवर्ब है। अगर वो कोई क्वालिटी बयान कर रहा है, आप कैसे पता चलेगा कि ये दूसरा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये बात कैसे पता चलेगी? अगर वो क्वालिटी बयान कर रहा है नाउन की, वो अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है नाउन की, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो फिर वो एडजेक्टिव है। अगर वो किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो इन्फॉर्मर होते हैं एडवर्ब, या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एडजेक्टिव के बारे में, या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वर्ब के बारे में, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो एडवर्ब होता है।
एडजेक्टिव डिस्क्राइबर होते हैं, ध्यान में रखना, तारीफ करने वाले होते हैं, सादा लफ्जों में याद, दूसरे की अच्छाई या बुराई बयान करने वाले होते हैं, जबकि एडवर्ब इन्फॉर्मर होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं, अच्छा जी वो किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो काम की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उस काम के करने का तरीका बताते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। एडवर्ब जो है वो इन्फॉर्मर होते हैं, वो एनालिस्ट होते हैं, वो तजियाकार होते हैं, वो बताते हैं ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो फिर आपने अगला काम आपका होता है, देखो वर्ड अंडरलाइन किया होता है और पूछते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी प्रोनाउन पे एमसीक्यूज आएगा आपका, एडजेक्टिव पे एमसीक्यूज आएगा आपका, और एडवर्ब पे आपका एमसीक्यूज आएगा। अब देखो ये एडवर्ब, देखो ये यस्टरडे किसको मॉडिफाई कर रहा है, कॉलेज को। देखो आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज को, टू को, आई को या वेंट को, जाने को बता रहा है ना। मैं गया जी कॉलेज, कब गया, मैंने आपको कहा था ना कि एडवर्ब जो है ये क्या होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, ये मालूमात देने वाले होते हैं। तो ये किसकी मालूमात दे रहा है जी, कॉलेज जाने की, और कॉलेज जाने की मालूमात दे रहा है कि बता रहे हैं कब गए जी आप कह रहे हैं यस्टरडे, आप कहते हैं टुडे, आप कहते हैं दैट डे, आप कहते हैं समडे, आप कहते हैं टुमारो, आप कहेंगे जी प्रीवियस डे, आप कहेंगे लास्ट नाइट, आप कहेंगे जो आप जो है वो कहेंगे प्रीवियस मंथ। यानी उस एक्शन की जो इंफॉर्मेशन देता है ना, जुमले में जो एक्शन हो रहा होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडवर्ब। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच के आपके ये पहले जो 4 एमसीक्यूज हैं वो इस डायमेंशन से पूछेगा, और चौथा एमसीक्यूज आपसे पूछेगा वर्ब के हवाले से। किसके हवाले से, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब एक्शन होते हैं, ये तो आप मोस्टली पहचान लेंगे ये वर्ब है, लेकिन वर्ब के हवाले से थोड़ा सा आपको वो डीपली पूछेगा, या तो इसकी टाइप पूछेगा या इसकी काइंड पूछेगा। आपसे पूछेगा कि ये जो वर्ब है ये रेगुलर है या इरेगुलर, क्या पूछेगा, जो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं ना, फॉर्म ऑफ वर्ब आगे 2 किस्म के होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी किस्म के होते हैं, पहले 5 फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म है ना, लेकिन ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। इनकी कैटेगरी है, एक है रेगुलर, एक है इरेगुलर, एक है फाइनाइट, एक है, इसको समझो, ये जो रेगुलर हैं इरेगुलर हैं ये क्या होते हैं, ये फॉर्म ऑफ वर्ब आगे डिवाइड हो जाते हैं इस कैटेगरी में, रेगुलर और इरेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और साथ वो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इनके ऊपर आपसे एमसीक्यू पूछेगा, ज्यादातर वो आपसे पूछेगा इन तीनों में से किसी एक पे पूछेगा कि ये जो वर्ब है ये रेगुलर है या इरेगुलर है, ये जो वर्ब है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इन तीनों में से कोई एक बात इधर पूछेगा आप चौथे एमसीक्यू में। जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से जो चौथी चीज पूछेगा वो वर्ब के बारे में पूछे। अब मुझे ये बताएं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इनको आप तकसीम करते हैं इनकी फॉर्म के लिहाज। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड हो जाए। किस पर एंड हो जाए, तो वो कौन से वर्ब हो गए, जैसे उसने कहा ही स्माइल्ड, तो स्माइल्ड फर्स्ट फॉर्म स्माइल है, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड है, थर्ड फॉर्म भी क्या है, स्माइल्ड है। अब ऐसे तमाम वर्ब जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड होती है वो रेगुलर कैटेगरी में डाले जाते हैं, और ऐसे तमाम वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो, क्या हो, या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो, क्या हो, वो इरेगुलर होते हैं। जैसे रन रन रन, देखिए रन 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 डिफरेंट होगी, रन 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 डिफरेंट होगी। जैसे आप कहते हैं गो वेंट गॉन, ठीक है, कट 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 सेम होगी, या तो सेम हो जाए या क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन ईडी पर एंड ना हो वो क्या होते हैं, इरेगुलर। आपने फौरन अगर रेगुलर इरेगुलर को पूछ रहे हैं तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बना के देखना है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूछता है तो ये यूज है, जो वर्ब है अगर वो असल में वर्ब का काम कर रहा है तो वो फाइनाइट है,
बाज वर्ब ऐसे होते हैं जो देखने में वर्ब होते हैं लेकिन काम वर्ब का नहीं करते, लिहाजा उनको इनफाइनाइट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट तीन ही है, वो कौन से हैं? जेरंड है, ठीक है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है। जेरंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है। जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये तीन ही ऐसे वर्ब हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, जो कि एक्चुअल में वर्ब का काम नहीं करते। तो आपको जेरंड को पूछेगा तो फिर आपने कहना ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो वर्ब वहां पे एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है तो वो फाइनाइट है, वो फाइनाइट वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। आगे पूछेगा ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, जैसे ये है द गर्ल स्माइल्ड, पूछेगा ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव के लिए आसान सी बात है, आसान सा तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है? आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आप कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, आप इस बात को समझें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, ऐसा वर्ब जिसके बाद क्या आए? ऑब्जेक्ट आए। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो हो, लेकिन इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कोई प्रेपोजिशन ना आए। क्या है? कोई प्रेपोजिशन ना आए, कोई एडवर्ब ना आए, तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, फिर ये वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इनट्रांजिटिव है। वो क्या है? इनट्रांजिटिव। ऐसा वर्ब जिसके बाद एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया, वो भी इनट्रांजिटिव है। ऐसा वर्ब जिसके बाद एडवर्ब लगा हुआ है, वो भी क्या है? इनट्रांजिटिव है। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट है लेकिन दरमियान में प्रेपोजिशन है, क्या है? प्रेपोजिशन है, वो भी क्या है? इनट्रांजिटिव। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है द गर्ल स्माइल्ड, आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ इनट्रांजिटिव हुआ? इनट्रांजिटिव हो गया। यानी ये आपका चौथा एमसीक्यूज होगा। जो चौथा एमसीक्यूज आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में करेगा। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में आगे किस चीज के बारे में एमसीक्यूज करेगा? पार्ट ऑफ स्पीच में से वो करेगा प्रेपोजिशन के ऊपर। किसके ऊपर करेगा? प्रेपोजिशन। यानी पांचवा एमसीक्यूज भी पार्ट ऑफ स्पीच में से होगा और प्रेपोजिशन का यूज होगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस मैंने सेंटेंसेस लिखे, आपको आएंगे सिर्फ दो, और हो सकता है वो दो इन्हीं में से हो। ये जितने पिछले 6 पेपर हैं, 6 पेपर के ये मैंने प्रेपोजिशन निकाल दिए, क्योंकि शफल होती रहती है चीजें, रिवाइज होती रहती है चीजें, तो यहां हम लिखते हैं कि प्रेपोजिशन कुछ वर्ड होते हैं जैसे इन है, ऑन है, टू है, बाय है, अबाव है, अंडर है, अक्रॉस है, थ्रू है, इनटू है, इन है, एट है, ओवर है, अबाव है, बिलो है, अंडरनीथ है। तो ये वर्ड क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस का काम करते हैं। और प्रेपोजिशंस जो है ये बताती है कि इन व्हाट रिलेशन वन थिंग स्टैंड्स टू अनदर, कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या रिलेशन है। प्रेपोजिशंस पूरे जुमले के अंदर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, कि गलत प्रेपोजिशन लगाया तो सारा जुमला बिगड़ गया, तो जुमले का ना वजन रहेगा ना मानी रहेगा। अब देखो, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, याद रखें। वैसे बहुत इसमें लोग एट भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं, जी घड़ी में देख के वक्त दिया जी ये वो, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट के साथ आप जो है वो प्रेपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं। ही हंट ए लायन, हंटेड अ लायन, बाय अ गन, इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये वाच जो है ये इंस्ट्रूमेंट में आता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं? बाय। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, इसको ध्यान में रखना, हो सकता है रिपीट हो जाए एमसीक्यू। वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, यहां पे वर्ड वर्ब ऑलरेडी लुक लगा हुआ है, इसके साथ लगाना है। व्हाट इज अ टाइम, टाइम याद रखो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल आते ही नहीं है, जुमला गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा।
आएगा ही नहीं, जुमला ही गलत हो जाएगा। आर्टिकल जो है वो कॉमन के साथ, कभी कभार प्रॉपर के साथ और कलेक्टिव के साथ होते हैं, मटेरियल के साथ और एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी आर्टिकल होता ही नहीं है। वी शुड लुक, अब लुक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। लुक इन होता है, लुक इनटू होता है, लुक फॉर होता है, लुक आफ्टर होता है, तो हर एक का अपना मीनिंग है। लुक बाय होता है, तो हम यहां पे देखभाल के लिए वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं लुक के साथ, वो क्या होता है? आफ्टर। लुक आफ्टर, देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। आई एम इंटरेस्टेड डैश दैट न्यू जॉब। इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है जी? दिलचस्पी है मुझे। आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट न्यू जॉब, आई एम इंटरेस्टेड ऑफ दैट न्यू जॉब, आई एम इंटरेस्टेड एट दैट न्यू जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट न्यू जॉब। इंटरेस्टेड के साथ जो प्रेपोजिशन है वो इसको फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है? इन। इंटरेस्टेड इन। आगे देखिए, ही इज एलर्जिक डैश सी फूड। ही इज एलर्जिक टू सी फूड, बाय सी फूड, ऑफ सी फूड, फ्रॉम सी फूड। देखने में सारे लगते हैं, जुमले में लगाओ ना तो सारे लगने वाले, नीचे चारों ऑप्शन आपको दुरुस्त लगेंगे। तो एलर्जिक के साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है वो टू होता है, एलर्जिक टू। और इसी तरह से जैसे वर्ड होता है एडिक्टेड, तो एडिक्टेड के साथ भी टू होता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। शी इज कॉन्फिडेंट डैश हर एबिलिटी टू सक्सीड। कॉन्फिडेंट के साथ याद रखो ऑफ भी लगता है और अबाउट भी लगता है। अब ये चॉइस पे डिपेंड करता है, वहां पे कौन सी चॉइस दी हुई है। ऑफ भी लगेगा और अबाउट भी लग सकता है, ऑफ भी होता है और अबाउट भी लग सकता है। वी विल मीट डैश द पार्क। ये एक, जब भी कोई किसी एक जगह की बात होती है, जब भी किसी एक पोजीशन की बात होती है, तो वहां पर आप जो है वो इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। एट का पार्क आप इसलिए नहीं कहेंगे कि उसमें आपने कोई महसूस स्पेसिफिक जगह बताई नहीं है। पार्क के अंदर तो बहुत बड़ी वसी जगह है, जैसे इन द मार्केट होता है, मार्केट एक बड़ी जगह है। जैसे आप इन द एम्पोरियम होता है, इन द जो है वो माल होता है। तो इस तरह बड़ी जगह के लिए आप प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करते हैं? इन। वी विल मीट इन द पार्क। मेरे आई एम प्राउड डैश माई टीम वर्क। प्राउड है, ऑफ भी है, फॉर भी है, बाय भी है, विद भी है, टू भी है, इन भी है, क्या लगाएं? तो प्राउड के साथ जो है वो ऑफ का, OF, ऑफ सिंगल ऑफ वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम वर्क। मुझे फख्र है अपने टीम वर्क पे। प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन को आपने लगाना है। आई एम मूव टू लाहौर डैश द एज ऑफ 12। अब देखिए, इन द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ द 12, बाय द एज ऑफ द 12, डेडलाइन, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगाएं? चूंकि एज के लिए स्पेसिफिक पॉइंट आ गया, जब भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वैसे प्लेस के लिए भी वहां 8 लगता है, तो यहां भी हम लगाएंगे क्या? 8। आप अक्सर जो है वो बुक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ही वेंट टू लंदन एट द एज ऑफ 18, यानी वो इस उम्र में गया। तो एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी, तो इसलिए हमने क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। बाय नहीं करेंगे, बाय जो है वो टाइम के लिए डेडलाइन होती है। अब देखिए, ये मैंने 8 आपको प्रेपोजिशन करवाए, इनमें से 2 आएंगे। ये जितने पास पेपर्स हो चुके हैं अभी तक, इस किताब के 6 पेपर हुए हैं। इस किताब के और ज्यादा पेपर नहीं हुए। इस किताब के 6 पेपर हुए और ये इस साल ये लास्ट है। इसके बाद ये किताब फिर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो जो 6 के 6 पेपर थे, उनमें से मैंने ये एमसीक्यूज भी निकाले और ये प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज भी निकाले। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में 4 ये, 5वां ये। एक और पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे पूछ सकता है, वो भी दोबारा से प्रोनाउन के बारे में पूछ सकता है। तो हमारे पास कुछ प्रोनाउन है, जैसे हमारे पास है हु है, हुज है, हुन है, विच है। तो इस तरह के प्रोनाउन जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने होते हैं एक आध जो है वो सेंटेंस के अंदर। तो आपने ये देखना है कि जहां पर किसी लिविंग चीज की बात हो रही होती है, तो आप उसके लिए हु जो है वो हुज जो है वो हुन इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जहां पर नॉन लिविंग की बात होगी तो उसके लिए आप जो है वो विच इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बोथ के लिए, दोनों के लिए दैट भी इस्तेमाल हो सकता है कि दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो आपने इस पे एमसीक्यूज भी आता है। तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज क्या हो गए, मुकम्मल हो। पार्ट ऑफ स्पीच में से आपसे यही एमसीक्यूज जो है वो पूछेगा, जो नाउन से स्टार्ट हुए और कंजंक्शन पे क्या हुए, खत्म हुए। उसमें से स्पेसिफिक हमने उठा दिए कि इन पे आपसे क्या करेगा, वो एमसीक्यूज पूछेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो दो एमसीक्यूज आपके होंगे सिनोनिम्स के। किसके होंगे, सिनोनिम्स के होंगे। अच्छा जी, सिनोनिम्स आपकी किताब से भी दे सकते हैं, बाहर से भी दे सकते हैं। पास पेपर के जितने सिनोनिम्स थे मैंने उठा लिए, आएंगे दो ही। तो मैंने सिनोनिम उठाए। सक्सेसर का मतलब ये होता है जो वारिस होते हैं, इनहेरिटर्स होते हैं, जो आने वाले लोग होते हैं, जो कमिंग जनरेशन होती है, उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है, सक्सेसर। तो वहां पर आपके पेपर में उसके लिए उसने दिया हुआ है इनहेरिटर्स। पेपर के अंदर जो बात लिखी हुई है सिनोनिम में नीचे, वैसे तो इसके बहुत सारे मानी है, लेकिन वहां पे इनहेरिटर्स, वारिसीन को भी कहते हैं, जो आपके आगे आपके वारिस आ रहे हैं, सक्सेसर्स उनको कहा जाता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहते हैं किसी चीज की अपनी जगह मजबूत होने को। इसके लिए वर्ड उसने पेपर में दिया होता है सॉलिडिटी। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास वर्ड है, उसने दिए हुए हैं। देखो, रिपोज्ड, ही रिपोज्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटीज ऑफ हिज कंपेनियन। अब रिपोज्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनियस, प्लेस्ड, मूव, डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के लिए उसने पीछे एक वर्ड इस्तेमाल किया, ही रिपोज्ड। ये वर्ब है, ये है क्या, वर्ब है। तो प्लेस्ड, मूव्ड, डिस्टर्ब और स्ट्रेनियस क्या होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वर्ब ही लगाएगा। एक बात ध्यान में रखना, सिनोनिम जब चॉइस कर रहे हो ना, तो याद रखो नाउन का सिनोनिम नाउन होता है, वर्ब का सिनोनिम वर्ब होता है, एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम क्या होता है। इतना अगर मानी ना आता हो, इतना समझ लो कि ये ऊपर किस लिए इस्तेमाल हुए, तो नीचे से भी हम वही वर्ब उठा के देख लें। अब इसमें से आप जो है वो प्लेस को उठाएंगे, तो प्लेस क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ऊपर भी आपने क्या किया, उसको एज ए वर्ब इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो है वो किसको कहते हैं, अकरबा परवरी को कहते हैं। खुद किसी चीज को अपनी जो विश के मुताबिक करने को कहते हैं, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक। तो इसके लिए फेवरेटिज्म का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह से उसने दिए हुए सॉलिटरी, और नीचे उसका उसने दिए हुए क्राउडेड, आइसोलेटेड, सोशलेबल, गैदरिंग। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एलोन, तन्हा, कन्फाइन भी कहते हैं, जुदा, अलग। तो इसके लिए उसने जो वर्ड दिए हुए पेपर में, हम उसको आइसोलेटेड को उठा लेते हैं। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है मुतहरिक, एक्टिव जो बंदा होता है ना। तो अब उसने जो वर्ड दिए हुए, डल, सबड्यूड, लाइफलेस और लाइवली, लाइवली। ठीक है, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर्स के लिए उसने जो वर्ड दिए हुए, ऑथेंटिक, डिसीवर, जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी। इम्पोस्टर का मतलब होता है नकली, जेली, फ्रॉडिया। डिसीवर्स क्या होते हैं, डिसीवर्स। लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी उसने वर्ड दिए हुए, लॉन्गेविटी मोमेंट्री, टेम्पररी, ब्रीफनेस, रिजलेस, रिजलेस। जिसके अंदर पायदारी होती है, जिसके अंदर क्या होती है, पायदारी होती है, तो उस लिहाज से उसका वर्ड क्या बनता है, रिजलेंस। ठीक है, एनिहिलेटेड एक और वर्ड उसने दिया हुआ है। अब एनिहिलेटेड का मतलब है किसी चीज को तबाह और बर्बाद कर देना, नेस्त नाबूद कर देना। तो उसने जो वर्ड दिए, डिमोलिश्ड, क्रिएटेड, डिवेलप, रिस्टोर्ड, डिमोलिश्ड। उस लिहाज से फिर क्या बनता है, डिमोलिश्ड। साज, एक सा होता है एस के बगैर, उसका मतलब है देखना। एक है साज, साज का मतलब क्या होता है, अकल, अकल की बातें। ठीक है, तो मशहूर बातें,
कहावतें, पुरानी बातें, तो इसमें दिया हुआ है ओल्ड सेइंग, टूल्स, चांट्स, लास्ट। ओल्ड सेइंग, फेमस सेइंग भी होता है, वाइज सेइंग भी होता है, ओल्ड सेइंग भी होता है। उसने एक वर्ड दे दिया, कारकेस। कारकेस कहते हैं किसी चीज की डेड बॉडी को। किसको कहते हैं? तो खास तौर पर जानवरों की, इंसानों की लाश को कॉर्प्स कहा जाता है। ऐसे ही है या नहीं है? जानवरों की जो डेड बॉडी होती है उसको कारकेस कहते हैं, या पौधों की या दरख्तों की जो डेड बॉडीज होती हैं उनको कारकेस कहते हैं। तो डेड बॉडी, इसका सिनोनिम क्या होगा? डेड बॉडी। सैवेज, सैवेज कहते हैं बर्बरियत को, गैर तहजीब याफ्ता कामों को। तो बार्बरिज्म या अनसिविलाइज्ड। अब दो सिनोनिम आएंगे, देख लो, पूरी किताब से उठाएंगे, आएंगे दो ही आपको भी, इनको देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। अच्छा, एक आध नई चीज एडिशन हुई है, इससे पहले ये नहीं होती थी, सिनोनिम नहीं होते थे। एक अपोजिट देंगे, एंटोनिम जिसको कहते हैं। तो एक आध वर्ड होगा, तो ये जैसे एक वर्ड दिया हुआ है सॉबिंग, इसका मतलब क्या होता है? सिसकियां लेना, रोना, हिचकियां लेना। तो उलट क्या हो जाएगा? लाफिंग, हंसना। सॉबिंग का क्या हो जाएगा? लाफ। अब प्रेपोजिशन हमने कर दिए, तो एक एमसीक्यूज आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग समझते हो क्या होगा? आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, अच्छा ये भी है, अच्छा ये उसमें नहीं, ये इसके साथ है, सिनोनिम है, ये सिनोनिम के साथ है, ये भी मैंने इसके साथ उठाए थे, ये यहां से उठाए थे दूसरे पेपर से। अच्छा, ये और भी हैं कुछ सिनोनिम्स, इनको मैं लिख लेता हूं, ये भी बुक के ही है, इसको भी देख लें। मैनिफेस्टेड, जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी के हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैनिफेस्टेड और